तो चलो ठीक है, आज हम पढ़ रहे थे टूल्स ऑफ रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। तो आज कल मैंने इसके लिए आपको इसमें पढ़ाए थे एंजाइम्स यूज होते हैं, तो आज हम पढ़ेंगे दूसरे इसके टूल्स के बारे में जिनको हम बोलते हैं वेक्टर्स। ठीक है, तो वेक्टर क्या होता है? जैसे कल मैंने आपको कहा कि जब एक फॉरेन डीएनए कॉपी हम लाते हैं, यानी जीन ऑफ इंटरेस्ट, इसको बोलते हैं जीन ऑफ इंटरेस्ट, जिसकी हमने बहुत सारी कॉपीज बनानी होती है और जिसका एक कैरेक्टर हमने एक्सप्रेस जो है करवाना होता है। इस फॉरेन डीएनए को हम क्या करते हैं, जब इसको एक दूसरे डीएनए के साथ जोड़ते हैं, वो डीएनए असल में एक वेक्टर होता है, तब जाके बनता है रिकम्बिनेंट डीएनए। क्या बनता है? रिकम्बिनेंट डीएनए। तो वेक्टर्स क्या होते हैं? वेक्टर्स ऐसे डीएनए मॉलिक्यूल्स होते हैं, वेक्टर्स आर डीएनए मॉलिक्यूल्स, ये वो डीएनए मॉलिक्यूल्स होते हैं which carry the foreign DNA molecule, जो फॉरेन डीएनए मॉलिक्यूल्स को कैरी करते हैं। हाँ, these are those DNA molecules which carry foreign DNA molecules and replicate inside the host cells, और फिर होस्ट सेल्स के अंदर जाकर वो अपने आप की जो है बहुत सारी कॉपीज बना लेते हैं, अपने आप को रेप्लिकेट करते हैं। तो इनको हम कहते हैं वेक्टर्स। वेक्टर इट्स आल्सो कॉल्ड वेक्टर डीएनए, इसको मैं बोलूंगा वेक्टर डीएनए। एंड दीज आर आल्सो कॉल्ड एज कैरियर्स एंड दीज आर आल्सो कॉल्ड एज, इसको हम बोलते हैं व्हीकल डीएनए। हाँ, तो ये एक ऐसी डीएनए कॉपी होती है वेक्टर, जो फॉरेन डीएनए को अपने साथ इनकॉर्पोरेट करता है, अटैच करता है और जाकर किसी होस्ट के अंदर उसकी बहुत सारी कॉपीज बना लेता है। तो इसको हम बोलते हैं वेक्टर डीएनए। ठीक है, इन सबको हम कहते हैं वेक्टर्स। तो जो वेक्टर्स हम यूजुअली रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में जो यूजुअली यूज होते हैं वेक्टर्स, उनमें यूजुअली यूज होते हैं, क्या कहते हैं इनको, प्लास्मिड्स। Plasmids are the most commonly used vectors to form a recombinant DNA। एक तो प्लास्मिड्स यूज होते हैं, दूसरे यूज होते हैं बैक्टीरियोफेज। बैक्टीरियोफेज जो है इनको भी हम यूज करते हैं एज वेक्टर्स, इनके डीएनए को। और तीसरा होता है यहाँ पर बैक, इसको कहते हैं बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम। तो ये आर्टिफिशियली हमने प्रोड्यूस किए हुए होते हैं क्रोमोसोम, इनको भी हम जो है यूज कर सकते हैं बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम्स। तो इनको भी हम यूज करते हैं एज वेक्टर्स फॉर फॉर्मिंग रिकम्बिनेंट डीएनए। ठीक है, दूसरा चौथा होता है YAC। हाँ, तो यह जो होता है दिस कॉल्ड यीस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम है। ये यीस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम जो है ये भी एज वेक्टर यूज होता है टू कैरी द फॉरेन डीएनए मॉलिक्यूल। ठीक है, इसके अलावा कुछ वायरसेस होते हैं, उनको भी हम यूज कर सकते हैं एज वेक्टर्स। ठीक है, तो 4-5 किस्म के वेक्टर्स रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में हम यूज करते हैं, जिनके साथ हम फॉरेन डीएनए को जोड़ते हैं और एक रिकम्बिनेंट डीएनए बनाते हैं। तो वेक्टर का होना बहुत ही जरूरी है। इसके लिए हम प्लास्मिड लेते हैं, या एक बैक्टीरियोफेज लेते हैं, या बैक लेते हैं, यैक लेते हैं, या लेते हैं हम कोई भी वायरस, इनको हम यूज करते हैं एज वेक्टर। तो ठीक है, तो मोस्ट कॉमनली जो हम यूज करते हैं वो है बैक्टीरियोफेजेस एंड प्लास्मिड्स। ठीक है, इनमें प्रॉपर्टी होती है कि ये एक फॉरेन डीएनए कॉपी को अपने साथ इनकॉर्पोरेट करते हैं, फिर दूसरे होस्ट के अंदर जाकर उस होस्ट के सेल के अंदर ये इस फॉरेन डीएनए के बहुत सारी कॉपीज क्रिएट करते हैं, और फिर जो है इनसे हमारा जो जीन ऑफ इंटरेस्ट होता है, उससे बनने वाला जो प्रोडक्ट होता है, वो हम जो है इजीली मल्टीपल उसकी कॉपी जो है बना सकते हैं। ठीक है, रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी का एक ही जो है सबसे बड़ा जो फायदा है, इससे हम जो एक प्रोडक्ट हमको चाहिए, प्रोटीन हमको चाहिए, उसकी हम मिलियंस ऑफ कॉपीज जो है प्रोड्यूस कर सकते हैं विद इन नो टाइम। तो वेक्टर्स मोस्ट कॉमनली यूज होते हैं प्लास्मिड्स। प्लास्मिड्स के बारे में आपने पढ़ा है 9th में, बैक्टीरिया के अंदर होते हैं।
तो प्लास्मिड्स के बारे में, जो प्लास्मिड है ये पहली बार बैक्टीरिया के अंदर डिस्कवर किया था दो बायोलॉजिस्ट्स ने बैक्टीरिया के अंदर। एक का नाम था लेडरबर्ग एंड दूसरा था हेज, विलियम हेज एंड जोशियो लेडरबर्ग है। तो ये दो बायोलॉजिस्ट थे जिन्होंने बैक्टीरिया के अंदर जो है इन प्लास्मिड्स को जो है डिस्कवर किया था। बैक्टीरिया के अंदर पहली बार इन्होंने डिस्कवर किया था, किसको डिस्कवर किया था? इन प्लास्मिड्स को। प्लास्मिड्स होते क्या है? प्लास्मिड्स आर एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल। ये एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए कॉपीज होती है, डीएनए कॉपीज विच अकर इन जो पाए जाते हैं इन बैक्टीरियल सेल्स। किन सेल्स में? बैक्टीरियल सेल्स। इन एडिशन टू देयर क्रोमोसोम। एक तो इनका अपना क्रोमोसोम होता है जिसको हम न्यूक्लियोइड कहते हैं बैक्टीरिया के अंदर, है ना। तो बैक्टीरिया के अंदर साइटोप्लाज्म के अंदर एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए कॉपीज प्रेजेंट होती है जो सर्कुलर डीएनए कॉपीज होती है। क्या होती है? सर्कुलर, क्योंकि बैक्टीरियल डीएनए होता ही है सर्कुलर। प्लस ये डबल स्ट्रैंडेड होता है। ये डबल स्ट्रैंडेड एक ही सिंगल डीएनए कॉपी होती है जो एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल होती है, क्रोमोसोम के अलावा उनके साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होता है। इसको हम कहते हैं प्लास्मिड। प्लास्मिड जो होता है ये जरूरी नहीं है कि डीएनए बैक्टीरिया इससे जो है सर्वाइव करते हैं, मगर ये बैक्टीरिया को स्पेशल फिनोटाइपिक कैरेक्टर्स जो है वो प्रोवाइड करता है। लाइक बैक्टीरिया को एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस प्रोवाइड करते हैं। लाइक बैक्टीरिया को फर्टिलिटी फैक्टर जो है उसमें काम करते हैं। तो जो है बैक्टीरिया के अंदर जो है पाए जाते हैं ये प्लास्मिड्स। तो इन प्लास्मिड्स की एक प्रॉपर्टी होती है, ये आसानी से जो है क्या करते हैं, ये आराम से जो है इस फॉरेन डीएनए को अपने साथ इनकॉर्पोरेट करते हैं और जाकर जो है ये प्लास्मिड जो है किसी होस्ट के अंदर जाकर फिर अपने आप को जो है मल्टीप्लाई करता है। इससे क्या होता है? इससे वो भी मल्टीप्लाई हो जाता है जिसको हम कहते हैं जो हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट होता है, जो हमारा फॉरेन डीएनए कॉपी होती है, जिसका कैरेक्टर हमने एक्सप्रेस करना होता है, जिससे हमने कोई प्रोटीन प्रोडक्ट बनवाना होता है। ठीक है, तो इन्हें कहते हैं हम प्लास्मिड्स। इसी तरह जो है सबसे कॉमनली यूज होने वाला जो प्लास्मिड होता है उसको कहते हैं पीबीआर। उसको बोलते हैं पी, स्मॉल वाला पी लिखना है आपने, पीबीआर 322। ठीक है, पी का मतलब होता है प्लाज्मिड और यहां पर बी और आर दो बायोलॉजिस्ट्स का नाम है जिन्होंने इस प्लास्मिड को बनाया था, और 322 इनका नंबर है, इस प्लास्मिड का नंबर है, क्योंकि उस लैब में इसके अलावा बहुत सारे और प्लास्मिड्स बने थे जिनको नंबरिंग दी गई थी। अंडरस्टैंड? तो बॉयर एंड रोड्रिगीज जो है दो बायोलॉजिस्ट्स का नाम था जिन्होंने इस वेक्टर को जो है प्लास्मिड को जो है डिस्कवर किया था। अंडरस्टैंड? या प्लास्मिड को बनाया था उन्होंने। ठीक है, तो ये मोस्ट कॉमनली वेक्टर प्लास्मिड वेक्टर है जो यूज होता है रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में। अगर एक ऑब्जेक्टिव आया आपको तो उसमें आप ये याद रखना है। ठीक है, वेक्टर। तो दूसरे होते हैं हमारे पास बैक्टीरियोफेजेस। बैक्टीरियोफेजेस क्या होते हैं? बैक्टीरियोफेजेस ऐसे वायरसेस होते हैं, वायरसेस विच इन्फेक्ट बैक्टीरिया, जो बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करते हैं। ठीक है, तो ये ऐसे वायरस होते हैं जो बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करते हैं। इनको भी हम एज वेक्टर जो है यूज करते हैं एक फॉरेन डीएनए को एक बैक्टीरिया के अंदर, होस्ट के अंदर इनकॉर्पोरेट करने के लिए। ठीक है, वायरसेस विच इन्फेक्ट बैक्टीरिया आर कॉल्ड बैक्टीरियोफेजेस। ऐसे वायरसेस को आप क्या कहते हो? उन्हें कहते हो आप बैक्टीरियोफेजेस। क्या कहते हो? बैक्टीरियोफेजेस है। जैसे जो बैक्टीरियोफेजेस है इसमें लैम्ब्डा फेज है,
लैम्ब्डा फेज है, लैम्ब्डा फेज इसकी एग्जाम्पल है T4 बैक्टीरियोफेज, लैम्ब्डा फेज, दिस इज द एग्जांपल्स ऑफ बैक्टीरियोफेज। तो बैक्टीरियोफेज क्या होते हैं? ये ऐसे वायरस होते हैं जो इन्फेक्ट करते हैं बैक्टीरिया को। असल में ये क्या काम करते हैं? ये अपने डीएनए को इंसर्ट करते हैं। किसके अंदर इंसर्ट करते हैं? बैक्टीरियम के अंदर इंसर्ट करते हैं। अपने जेनेटिक मटेरियल को, डीएनए को इंसर्ट करते हैं बैक्टीरियम के अंदर, और फिर उस बैक्टीरियम के अंदर अपने डीएनए की जो है बहुत सारी कॉपीज बनाते हैं, उसको रेप्लिकेट करते हैं। तो फाइनली ये डीएनए उस बैक्टीरिया को बर्स्ट करते हैं और वो डीएनए कॉपीज रिलीज हो जाती है, फिर वो और बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करते हैं। ठीक है, तो इसकी ये प्रॉपर्टी, अपने बैक्टीरिया के अपने डीएनए को इंसर्ट करना इस बैक्टीरिया के अंदर, ये प्रॉपर्टी हम यूज करते हैं, जिससे हम इसको एज अ वेक्टर, एज अ कैरियर, एज अ व्हीकल यूज करते हैं इन रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी फॉर inserting a foreign D into a host so that a number of copies of that host can be prepared। ठीक है, तो ये होते हैं वेक्टर्स। क्या होते हैं? वेक्टर्स। ठीक है, तो वेक्टर्स के अलावा अब आपको क्या चाहिए? वेक्टर्स के अलावा आपको होस्ट चाहिए, ताकि वो होस्ट के अंदर जो है इस रिकॉम्बिनेंट डीएनए की जो है वो कॉपीज बन जाए, रिकॉम्बिनेंट डीएनए प्रोडक्ट बन जाए, रिकॉम्बिनेंट डीएनए एम्पलीफाई हो जाए, वहां पर उसका नंबर बन जाए। तो एक तीसरा जो वेक्टर हमें चाहिए होता है वो होता है स्पेसिफिक होस्ट। क्या होता है? एक स्पेसिफिक होस्ट, एक प्रॉपर होस्ट जिसकी हमें जरूरत होती है उसके लिए। ठीक है, स्पेसिफिक होस्ट इज एसेंशियल for replication of जो है दिस फॉरेन डीएनए या रिकॉम्बिनेंट डीएनए। ठीक है, और रिकॉम्बिनेंट डीएनए, आरडीएनए, ये होस्ट जो है इसके अंदर रिकॉम्बिनेंट डीएनए की बहुत सारी कॉपीज बनती है। ठीक है, यहां पर क्या होता है? स्पेसिफिक होस्ट जो होता है, इट कैन बी अ बैक्टीरियम, ये बैक्टीरिया हो सकते हैं, इट कैन बी अ प्लांट सेल एंड इट कैन बी आल्सो एन एनिमल सेल। तो ये एनिमल सेल भी हो सकता है। ठीक है, कोई भी सेल हो सकता है, चाहे बैक्टीरियल सेल हो, प्लांट सेल हो, एनिमल सेल हो। ये होस्ट एक्ट करता है इस रिकॉम्बिनेंट डीएनए का, जिसके अंदर रिकॉम्बिनेंट डीएनए प्रोडक्ट बनता है, या बहुत सारी कॉपी जो है रिकॉम्बिनेंट डीएनए की प्रोड्यूस हो जाती है। ठीक है, दो तरीके होते हैं। एक होता है सेल मीडिएटेड जीन ट्रांसफर। क्या होता है? सेल मीडिएटेड जीन ट्रांसफर। यानी यहां पर हम क्या करते हैं? यहां पर हम बैक्टीरियल ट्रांसफॉर्मेशन यूज करते हैं। क्या करते हैं? बैक्टीरियल ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, यहां पर हम जो है डीएनए को, रिकॉम्बिनेंट डीएनए को जो है इंसर्ट करते हैं बैक्टीरिया के अंदर, लेकिन हम इसमें कोई जो आर्टिफिशियल तरीका यूज नहीं करते हैं, हम इसमें नेचुरल बैक्टीरियल ट्रांसफॉर्मेशन मेथड यूज करते हैं। आपको सर ने बॉटनी में भी पढ़ाया होगा, ट्रांसफॉर्मेशन को हम यूज करते हैं। ट्रांसफॉर्मेशन मेथड जो है वो एक बायोलॉजिस्ट ने डिस्कवर किया था, तो उससे हमें पता चलता है कि डीएनए ही एक्ट करता है एज जेनेटिक मटेरियल। ठीक है, तो सेल मीडिएटेड जीन ट्रांसफर में क्या करते हैं हम कि सेल्स को जो है वो यूज करते हैं इस रिकॉम्बिनेंट डीएनए को खुद अंदर लेने के लिए, और जो है मीडियम से, और ट्रांसफॉर्मेशन, और फिर उसकी कॉपीज बनाने के लिए कॉपीज बनाता है अपने अंदर है। ट्रांसफॉर्मेशन इज अ प्रोसेस whereby cells in a medium take the naked DNA copies from the environment या surrounding medium and incorporate it। उसके बाद उस डीएनए को लेकर इनकॉर्पोरेट करते हैं विथ इट्स ओन डीएनए। ठीक है, विथ देयर ओन डीएनए। अब यहां पर मैंने सेल्स यूज किया। तो क्या होता है ट्रांसफॉर्मेशन? ये एक प्रोसेस है जहां पर सेल्स मीडियम के अंदर, न्यूट्रिएंट मीडियम के अंदर
नेक्ड डीएनए को इनकॉर्पोरेट करते हैं, उसको बाहर से अंदर लेते हैं, कॉपीज फ्रॉम द एनवायरनमेंट एंड इनकॉर्पोरेट इट विद देयर ओन डीएनए, और फिर उसको अपने डीएनए के साथ अटैच करते हैं, इनकॉर्पोरेट इट विद देयर ओन डीएनए एंड देन एक्सप्रेस द ट्रेट, उसके बाद एक्सप्रेस करते हैं कैरेक्टर को, ट्रेट को, then express the trait controlled by that gene, controlled by that DNA। फिर वो डीएनए जो जीन को कंट्रोल, जो कैरेक्टर को कंट्रोल करता है, वो कैरेक्टर को वो एक्सप्रेस भी करते हैं, अंडरस्टैंड। तो इस प्रोसेस को कहते हैं हम ट्रांसफॉर्मेशन। यहाँ पर बैक्टीरिया यूज करते हैं हम ट्रांसफॉर्मेशन के लिए, तो इसको मैंने कहा बैक्टीरियल ट्रांसफॉर्मेशन। ये होता है सेल मीडिएटेड जीन ट्रांसफर। आपने रिकॉम्बिनेंट डीएनए को वेक्टर और फॉरेन डीएनए को मिलाकर जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए आपको बना, वो आपने एक मीडियम के अंदर डाल दिया, मीडियम के अंदर ऑलरेडी आपने बैक्टीरिया डाल दिया, तो बैक्टीरिया में ये प्रॉपर्टी है, वो उस डीएनए को ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे, इनकॉर्पोरेट करेंगे, उसको बाहर से अपने डीएनए के साथ अटैच करेंगे, फिर वो कैरेक्टर, वो जो फॉरेन डीएनए उसके साथ होगा, वो जो कैरेक्टर कंट्रोल करता होगा, वो उसमें एक्सप्रेस होगा फाइनली, अंडरस्टैंड, ठीक है। तो फॉर एग्जाम्पल इंसुलिन बनाने का जीन हमने मिलाया किसी और जीन के साथ, बन गया हमें रिकॉम्बिनेंट डीएनए, बन गया ना। फिर उसको मीडियम के अंदर डालकर, बैक्टीरियल मीडियम के अंदर डालेंगे हम, ये बैक्टीरिया उसको इनकॉर्पोरेट करेगा, ये इंसुलिन वाला जीन अंदर एक्सप्रेस होगा, ये इंसुलिन प्रोटीन बनाएगा, हार्मोन बनाएगा, इससे हमें वो प्रोडक्ट मिल जाएगा, ठीक है। इसको कहते हैं हम सेल मीडिएटेड जीन ट्रांसफर, जिससे हम सेल्स को यूज करके, सेल्स की प्रॉपर्टीज, ट्रांसफॉर्मेशन प्रॉपर्टीज को यूज करके जो है फॉरेन डीएनए को होस्ट के अंदर इंट्रोड्यूस करते हैं। होस्ट कौन था यहाँ पर? बैक्टीरियल सेल्स। दूसरा होता है डायरेक्ट जीन ट्रांसफर, ठीक है। इसमें क्या होता है? इसमें सीधे हम खुद से जीन को जो है ट्रांसफर करते हैं प्लांट सेल या एनिमल सेल के अंदर। In this we introduce the gene into plant and animal cells, directly। हम डायरेक्टली जो है जीन को इंसर्ट करते हैं एक प्लांट या एनिमल सेल के अंदर, यानी होस्ट के अंदर। ये यहाँ पर एक्ट करते हैं प्लांट एंड एनिमल सेल्स, यहाँ पर एक्ट करते हैं होस्ट, अंडरस्टैंड। तो इन होस्ट्स के अंदर जो है हम क्या काम करते हैं? हम डायरेक्ट जीन ट्रांसफर से जीन, जो फॉरेन जीन है, डीएनए, उसको इंसर्ट करते हैं। इसके लिए हम डिफरेंट तरीके यूज करते हैं। एक तरीका है हमारे पास, उसको कहते हैं माइक्रो इंजेक्शन। क्या कहते हैं? माइक्रो इंजेक्शन। माइक्रो इंजेक्शन से हम क्या करते हैं? यहाँ पर एक हमारे पास एक नीडल होती है जिसको कहते हैं माइक्रो नीडल। क्या होती है? माइक्रो नीडल या माइक्रो पिपेट जिसको कहते हैं, माइक्रो पिपेट। इसकी मदद से हम क्या करते हैं? इसको यूज करते हैं और डायरेक्टली इंजेक्ट करते हैं। क्या करते हैं? डायरेक्टली इंजेक्ट करते हैं डीएनए किसके अंदर? प्लांट या एनिमल सेल के अंदर, प्लांट या एनिमल सेल के अंदर। तो यहां पर हम इंजेक्ट करके ये फॉरेन डीएनए को होस्ट सेल के अंदर डाल देते हैं। इसको कहते हैं माइक्रो इंजेक्शन। दूसरा तरीका है जिसको कहते हैं इलेक्ट्रोपोरेशन, इलेक्ट्रोपोरेशन में हम क्या करते हैं? यहां पर हम क्या करते हैं? यहां पर हम सेल मेम्ब्रेन के अंदर जो है पोर्स क्रिएट करते हैं। क्या करते हैं? पोर्स क्रिएट करते हैं, और उन पोर्स के थ्रू ये डीएनए जो होता है ये इनकॉर्पोरेट करते हैं एक होस्ट सेल के अंदर, ठीक है, होस्ट सेल के अंदर। यहां पर उसको कहते हैं इलेक्ट्रोपोरेशन, ठीक है। दूसरा होता है जीन गन, ठीक है। तीसरा होता है हमारे पास मेथड है जिसमें हम यूज करते हैं इंस्ट्रूमेंट जिसको कहते हैं जीन गन मेथड। क्या कहते हैं? जीन गन मेथड। ये क्या होता है जीन गन? जीन गन मेथड में हम क्या करते हैं? हम टंगस्टन के जो टंगस्टन होता है उसको यूज करते हैं और उसके ऊपर जो है गोल्ड पार्टिकल्स
यूजिंग टंगस्टन वी यूज द गोल्ड पार्टिकल्स, हम गोल्ड पार्टिकल्स को यूज करते हैं और अंडर हाई वेलोसिटी हम जो है इंट्रोड्यूस करते हैं और वेरी हाई वेलोसिटी से टंगस्टन कोटेड विद गोल्ड पार्टिकल्स की मदद से हम बहुत ज्यादा वेलोसिटी से एक डीएनए कॉपी को जो है होस्ट के अंदर जो है इंसर्ट करते हैं हम। इस तरीके को कहते हैं जीन गन मेथड। क्या कहते हैं? जीन गन मेथड। तो ये हमारा होता है, इसको कहते हैं डायरेक्ट मेथड्स ऑफ ट्रांसफर ऑफ फॉरेन डीएनए इनटू द होस्ट। यहां पर हम वेक्टर की मदद नहीं लेते हैं, अंडरस्टैंड, वेक्टर की हमें जरूरत नहीं पड़ती है। यहाँ पर हम सीधे फॉरेन डीएनए को माइक्रो इंजेक्शन से पोर्स बना के या टंगस्टन को इस्तेमाल करके गोल्ड कोटिंग की मदद से जो है अंडर हाई वेलोसिटी जो है हम फॉरेन डीएनए को सीधे इंसर्ट करते हैं प्लांट सेल्स के अंदर। इंस्टेड ये एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिसको कहते हैं जीन गन, उसकी मदद से ये हो जाता है, अंडरस्टैंड। तो इसको बोलते हैं हम दीज आर द वेक्टर्स विच आर यूज्ड इन रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। देन वेक्टर्स के अलावा उसके बाद हमने पढ़ना है मेथड, तरीका क्या होता है रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाने का, कैसे हम रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाते हैं। मेथड ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी है, मेथड्स या प्रोसीजर जो हम कहेंगे, प्रोसीजर ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। और डीएनए टेक्नोलॉजी का असल में क्या प्रोसीजर है? रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, ठीक है। प्रोसीजर क्या है, तरीका क्या है, मेथड क्या है यूज करने का, ये रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी का क्या प्रोसीजर है। तो रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाने के लिए उसको एक स्पेसिफिक होस्ट के अंदर इंट्रोड्यूस करने के लिए एक बड़ा लेंथी प्रोसेस जो है चलता रहता है। तो जो प्रोसीजर है रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी का, उसमें पहला स्टेप हम क्या करते हैं, हम करते हैं आइसोलेशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल। जेनेटिक मटेरियल को क्या करते हैं? आइसोलेट करते हैं, या डीएनए, ठीक है, डीएनए को आइसोलेट करते हैं। आप जानते हैं डीएनए जो होता है ये सेल के अंदर होता है, न्यूक्लियस के अंदर होता है, ये अकेला नहीं होता है, इसके साथ आरएनए अटैच होता है, प्रोटीन्स ऐसे अटैच होते हैं, इसके साथ बहुत और स्ट्रक्चर्स अटैच होते हैं। तो हम क्या करते हैं, हम सबसे पहले लाइजिंग एंजाइम्स, जिनको मैंने आपको कहा है लाइजिंग एंजाइम्स के साथ सेल्स को ट्रीट करते हैं। जैसे हम यहाँ पर यूज करते हैं लाइसोजाइम, है ना, लाइसोजाइम बैक्टीरियल सेल्स के लिए, इसी तरह सेल्यूलेस हम प्लांट सेल्स के लिए यूज करते हैं, इसी तरह काइटिनेस हम जो है यूज करते हैं दिस फंगल सेल्स के लिए। तो इन एंजाइम्स की मदद से हम सेल्स को ब्रेक करते हैं और ब्रेक ओपन करते हैं, ठीक है। जब सेल्स ब्रेक ओपन होती है तो इससे जो है डीएनए हम बाहर निकालते हैं, फिर डीएनए को हम आइसोलेट करते हैं, आइसोलेट करने के बाद हम इसको प्यूरिफाई करते हैं, ठीक है। यहां पर हम चिल्ड इथेनॉल को यूज करते हैं, क्या करते हैं? चिल्ड इथेनॉल। चिल्ड इथेनॉल को यूज करके जो डीएनए होता है वो अपने सारे जो दूसरे कंपोनेंट्स होते हैं उससे जो है वो सेपरेट हो जाता है पूरी तरह, और इन द फॉर्म ऑफ थ्रेड्स उस इथेनॉल के अंदर वो जमा हो जाता है, ठीक है। तो पहला तरीका क्या है रिकॉम्बिनेंट डीएनए में, हम पहला मेथड क्या यूज करते हैं, पहले हम आइसोलेट करते हैं जेनेटिक मटेरियल को। जेनेटिक मटेरियल आपने बाहर निकालना है, ठीक है। तो इसके लिए आप लाइजिंग एंजाइम्स यूज करते हैं। पहले आप फॉरेन डीएनए को और वेक्टर डीएनए को दोनों को जो है आइसोलेट करते हैं, अपने सेल से बाहर निकालते हैं, ठीक है। तो दूसरा तरीका, दूसरा फिर मेथड इसमें क्या रहता है, दूसरा स्टेप आइसोलेशन करते हैं, फिर क्या करते हैं, कटिंग ऑफ डीएनए, कटिंग ऑफ डीएनए एट स्पेसिफिक साइट्स है, ठीक है, यूजिंग रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियसिस। अब हम दूसरा मेथड इसमें, दूसरे प्रोसीजर का दूसरा स्टेप क्या है, उसके बाद डीएनए आपने आइसोलेट किया, अब डीएनए को आप कट करते हैं स्पेसिफिक साइट्स यूजिंग रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियसिस। यहां पर रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियसिस, जो मैंने कल आपको एंजाइम्स बताए वो एंजाइम्स आप यहां पर यूज करते हो। अब क्या करते हो इस स्टेप में, आप डीएनए को ट्रीट करते हो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियसिस के साथ, जैसे ECOR1 फर्स्ट, ठीक है, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस फर्स्ट।
इसके साथ हम डीएनए, जो हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट होता है, जिसको हम कहते हैं फॉरेन डीएनए और वेक्टर डीएनए को, दोनों को हम ट्रीट करते हैं किसके साथ? रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियसिस के साथ। अब रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियसिस के साथ हमने क्या किया, इनको जो है रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस के साथ ट्रीट किया। इससे क्या होता है, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस इनको काटता है स्पेसिफिक साइट्स के पास, और इनके स्टिकी एंड्स जो है वो स्टिकी एंड्स जो है वो बनाता है, अंडरस्टैंड, स्टिकी एंड्स प्रोड्यूस करता है। तो ये हमारा दूसरा स्टेप इसमें रहता है। उसके बाद तीसरा स्टेप हम यूज करते हैं एम्प्लीफिकेशन ऑफ जीन ऑफ इंटरेस्ट एंड फॉर्मेशन ऑफ रिकम्बिनेंट डीएनए, ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ आरडीएनए, ठीक है। इसके बाद हम क्या करते हैं, हमारे पास ये जो फॉरेन डीएनए है इसकी हम बहुत सारी कॉपीज बना लेते हैं, या वेक्टर जो है इनको हम एम्पलीफाई करते हैं, बहुत सारी कॉपीज बना लेते हैं इनकी, ठीक है, बिकॉज हमें बहुत सारी कॉपीज चाहिए होती है एक मास प्रोडक्शन करने के लिए, एक जो है प्रोटीन की, अंडरस्टैंड। तो हम क्या करते हैं, हम यूज करते हैं एक टेक्निक जिसको कहते हैं पीसीआर। कैरल मल्स एक बायोलॉजिस्ट था, उसने टेक्निक डेवलप की थी, इसको कहते हैं पीसीआर, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। क्या कहते हैं? पॉलीमरेज चेन रिएक्शन कहते हैं। हम इस रिएक्शन को यूज करते हैं और जो हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट होता है, डीएनए होता है, उसकी हम क्या करते हैं, उसकी हम मल्टीपल कॉपीज बनाते हैं। क्या बनाते हैं? मल्टीपल कॉपीज बनाते हैं, हाँ, अंडर लैब कंडीशंस। इसको कहते हैं हम पीसीआर, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, ठीक है। यहां पर हमें क्या जरूरत होता है, यहां पर हमें जरूरत होती है डीएनए टेम्पलेट की, ठीक है। डीएनए टेम्पलेट क्या होता है, जिसको हम यूज करते हैं एज अ टेम्पलेट और डीएनए कॉपीज उसकी बनाने के लिए। तो डीएनए टेम्पलेट की जरूरत है। जैसे हमारे पास एक फॉरेन डीएनए है, ये एक्ट करेगा इस डीएनए टेम्पलेट, फिर इसकी बहुत सारी कॉपीज बनाएंगे हम। एक एंजाइम चाहिए जिसको कहते हैं डीएनए पॉलीमरेज, ठीक है। डीएनए पॉलीमरेज की जरूरत पड़ती है यहाँ पर, डीएनए टेम्पलेट, डीएनए पॉलीमरेज। और नंबर सी, आप जानते हैं हमें आरएनए प्राइमर्स की जरूरत पड़ती है ना। देखो क्या होता है, जब भी आपने पढ़ा बॉटनी में रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए, डीएनए की रेप्लिकेशन जब होती है, जब वो फॉक बनता है, रेप्लिकेशन फॉक, तो वहां पर एक छोटी सी आरएनए की कॉपी पहले बनाई जाती है जिसको आरएनए प्राइमर कहते हैं। तो आरएनए प्राइमर नहीं होगा तो डीएनए रेप्लिकेशन भी नहीं हो जाएगी। तो हमने आरएनए प्राइमर को यूज करना है। उसके बाद हम क्या करते हैं, हम डीएनए पॉलीमरेज और डीएनए टेम्पलेट को यूज करके जो है हम इस वेक्टर डीएनए या फॉरेन डीएनए की बहुत सारी कॉपी जो है वो प्रोड्यूस करते हैं, अंडरस्टैंड। बहुत ज्यादा कॉपीज प्रोड्यूस करते हैं ताकि हमारा एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल हो जाए, ताकि हमें इंटरेस्टिंग जो जी इंटरेस्ट है हमारा, जो प्रोडक्ट हमने बनाना है वो बहुत क्वांटिटी में बन जाए। तो इसको कहते हैं पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। इसके लिए हम एक प्रोसीजर यूज करते हैं जिसको कहते हैं डिनेचुरेशन मेथड है। डिनेचुरेशन क्या होता है, हम जानते हैं जब भी हम हीट करते हैं डीएनए को हाई टेम्परेचर पे, तो क्या होता है, उसके दो स्ट्रैंड जो होते हैं वो अनवाइंड होते हैं, ठीक है। अनवाइंडिंग होने के बाद इनका डिनेचुरेशन करके जो है फिर उसकी जो है मल्टीपल कॉपीज हम क्रिएट कर सकते हैं सिंगल स्ट्रैंड की। तो इस तरह इस प्रोसेस को हम पहले कहते हैं डिनेचुरेशन, बाद में जो है रिनेचुरेशन, फिर इसको कूल डाउन करते हैं तो ये जो है डबल बॉन्ड बनाकर जो है डबल स्ट्रैंडेड हो जाता है, अंडरस्टैंड। तो इसको कहते हैं पीसीआर, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। इसके बाद जब हमने बहुत सारी कॉपीज बनाई तो इसके बाद हम फॉरेन डीएनए को प्लस वेक्टर डीएनए को, दोनों डीएनए को हम जो है ट्रीट करते हैं लाइगेसिस के साथ। कल मैंने पढ़ा है ना वो एंजाइम्स जिनको हम मॉलिक्यूलर ग्लू कहते हैं, जिनको हम जो है क्या कहते हैं, इनको जोड़ने वाले एंजाइम्स जो होते हैं लाइगेसिस के साथ। लाइगेसिस के साथ जब इनको हम लिंक करते हैं तो लाइगेसिस सील करते हैं इनके स्टिकी एंड्स को एक दूसरे के साथ है बाय फॉर्मिंग द फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड्स। जैसे मैंने कल कहा था कि फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड्स बनाकर ये लिंक करते हैं डीएनए को, फॉरेन डीएनए को वेक्टर डीएनए के साथ। जब ये लिंक करते हैं तो इस तरह हमारे पास बन जाता है क्या, इस तरह हमारे पास बन जाता है जिसको हम कहते हैं रिकम्बिनेंट डीएनए।
तो हमारे पास तैयार हो गया कौन, रिकम्बिनेंट डीएनए। अब इसके बाद चौथा स्टेप हम क्या करते हैं, रिकम्बिनेंट डीएनए बनाया हमने, अब इस रिकम्बिनेंट डीएनए को हम जो है इंसर्ट करते हैं एक होस्ट के अंदर। तो फोर्थ स्टेप क्या हम करते हैं, इंसर्शन ऑफ आर डीएनए इनटू द कॉम्पिटेंट होस्ट है। इसके लिए मैंने आपको पहले ही बोला है, होस्ट हम कोई भी बैक्टीरियल सेल, प्लांट सेल या एनिमल सेल जो है यूज करते हैं। हम इस आरडीएनए को उठाते हैं और एक होस्ट के अंदर इनकॉर्पोरेट करते हैं। वी यूज सेल मीडिएटेड जीन ट्रांसफर, जो मैंने अभी वेक्टर्स मैंने टूल्स में कहा था। वी यूज सेल मीडिएटेड जीन ट्रांसफर, हम सेल मीडिएटेड जीन ट्रांसफर यूज करते हैं या डायरेक्ट जीन ट्रांसफर करते हैं, है ना, डायरेक्ट मेथड यूज करते हैं, डायरेक्ट जीन ट्रांसफर। जैसे मैंने कहा था आपको, हम माइक्रो इंजेक्शन करते हैं, हम गोल्ड कोटेड टंगस्टन पार्टिकल्स का जो है वो यूज करते हैं, या हम जो है पोर्स बनाकर मेम्ब्रेन के अंदर सीधे डीएनए को उसके अंदर जो है हम इनकॉर्पोरेट करते हैं, या हम ट्रांसफॉर्मेशन मेथड यूज करते हैं। तो इस तरह हम डीएनए को उठाते हैं, रिकम्बिनेंट डीएनए को उठाते और कॉम्पिटेंट होस्ट के अंदर जो है डाल देते हैं। तो आज हम इतना ही पढ़ेंगे, इसमें एक दो और स्टेप्स जो है वो मैं आपको कल बताऊंगा। तो जो है एक दो टॉपिक्स के अंदर ये हमारा यूनिट खत्म होने वाला है।